नमस्कार, डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे की। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर है। इंडोनेशिया की सरकार ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया और दोनों देशों की साझा संस्कृति और विरासत पर बात की। भारत इंडोनेशिया के बीच हुए अहम समझौतों के साथ भारत इंडोनेशिया के मजबूत संबंधों का नया दौर शुरू हुआ है। भारत इंडोनेशिया के नए दौर के संबंधों पर करेंगे विशेषज्ञों से चर्चा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर टूट है। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद शुरू हुआ सियासी विवाद अब खुलकर सामने आने लगा है। भूपेश बघेल चंडीगढ़ में चन्नी और वडिंग गुट से अलग अलग बैठक कर रहे हैं। इस अंदरूनी कलह ने विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अभी पंजाब कांग्रेस में दो धड़े नजर आ रहे हैं, जबकि एक धड़ा अब भी चुप है। होगी बात पंजाब कांग्रेस में टूट की। वहीं बारिश से कहीं राहत तो कहीं आफत। देश में मानसूनी बारिश से कहीं राहत मिल रही है तो कहीं ये जानमाल के लिए बड़ी आफत बन गई है। केरल के वायनाड में भूस्खलन के वीडियो ने लोगों को डरा दिया है। पहाड़ों से मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इन तमाम खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए अगले 1 घंटे तक हमारे साथ। न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने किया इंडोनेशिया की संसद और प्रवासी भारतीयों को संबोधित। कहा, भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद का पक्षधर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद को बताया पीएम मोदी का बड़ा प्रशंसक। कहा, भारतीय है मेरा डीएनए। ऐतिहासिक समझौतों से और मजबूत हुए भारत इंडोनेशिया के संबंध। ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा भारत। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन और समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। पर्यावरण अनुकूल यात्रा के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। पंजाब कांग्रेस में थम नहीं रहा अंदरूनी घमासान। गुटबाजी से परेशान हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को भेजा चंडीगढ़। चन्नी गुट ने बनाई दूरी। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को भारी पड़ सकती है नाराजगी। अहमदाबाद धमाकों के गुनाहगारों को नहीं मिली कोई राहत। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई मुहर। हमले के 38 दोषियों की फांसी की सजा, 11 अन्य की उम्र कैद बरकरार। और मानसून की दस्तक से कहीं राहत तो कहीं आफत। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश। वायनाड में भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, कई लापता। और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया की मजबूत दोस्ती को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, उसे हमें अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। इंडोनेशिया की संसद में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला संबोधन। भारत इंडोनेशिया के मजबूत रिश्तों को रेखांकित करते हुए पीएम ने लोकतंत्र जैसे साझा मूल्यों का जिक्र किया। साथ ही दोनों देशों के बीच हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत और समुद्री संबंधों का उल्लेख किया। हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का साझा इतिहास, साझा चुनौतियां और लोगों की साझा आकांक्षाएं भारत और इंडोनेशिया को स्वाभाविक और भरोसेमंद साझेदार बनाती हैं। आज सुबह
प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। पीएम ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन दोहराया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत इंडोनेशिया एकजुट हैं। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। पीएम ने ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों के लिए मिलकर काम करने पर बल दिया। पीएम ने भारत इंडोनेशिया सहयोग के लिए गंगा महाकाम का विजन सामने रखा। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पीएम ने भारत इंडोनेशिया के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करते हुए साथ मिलकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा, आपदा प्रबंधन, दुर्लभ खनिज खनन सहित तकनीकी सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच 2018 में हुए व्यापक रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाई बताया। इंडोनेशिया यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य औपचारिक स्वागत। इस्थाना मर्देका, जो कि वहां के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है, उसी ओर प्रधानमंत्री का बढ़ता हुआ काफिला, कदम ताल करते सैनिक और मौजूद लोगों का उल्लास। ये सभी दृश्य भारत और इंडोनेशिया के आपसी संबंधों की गर्मजोशी और ऐतिहासिकता को बयां करने वाले रहे। Hormat senjata! इस्थाना मर्देका में प्रधानमंत्री मोदी को सशस्त्र बलों ने सलामी दी। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पहले द्विपक्षीय मुलाकात और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, जिसमें भारत इंडोनेशिया के बीच 2018 में हुई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति दी गई। भारत प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और स्वतंत्र नौवहन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को प्रधानमंत्री ने दोहराया। भविष्य में दोनों देशों के आपसी सहयोग की दिशा कैसी होगी, साझा विकास का विजन क्या होगा, उससे लेकर कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कुल 20 आउटकम दस्तावेज जारी किए, जिनमें से खनन और इस्पात निर्माण व सप्लाई चेन पर MOU, नौवहन की सुरक्षा और रक्षा को लेकर MOU,
ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली पर सहयोग, दुर्लभ खनिज क्षेत्र में एमओयू, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, कृषि, चिकित्सा और संस्कृति क्षेत्र में एमओयू, भारत इंडोनेशिया के चुनाव आयोगों के बीच एमओयू और इसके अलावा प्रम्बानन मंदिर संरक्षण में भी भारतीय सहयोग पर सहमति बनी। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंडोनेशिया के सिंग्रहारसी में आईआईएम बेंगलुरु की एक ब्रांच खोलने पर भी दोनों देश सहमत हुए। वहीं भारत इंडोनेशिया ने साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और नौवहन क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई। पश्चिमी एशिया के संघर्षों सहित वैश्विक संकटों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से करने, फिलिस्तीन का द्विराष्ट्र शांतिपूर्ण स्थायी समाधान करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त बयान के दौरान कही। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। भारत का यूपीआई जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली से भी जुड़ेगा। दोनों ही देश विशेष रूप से ब्लू इकोनॉमी, बंदरगाह विकास पर जोर दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रफल के लिहाज से इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है। वहीं दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जल डमरू मध्य इंडोनेशिया से ही होकर गुजरता है। ऐसे में भारत के साथ बढ़ता रणनीतिक सहयोग आपसी हितों के साथ वैश्विक समृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला के लिए भी जरूरी है। जकार्ता से आंचल गुलाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। पीएम ने भारत इंडोनेशिया की प्राचीन और मजबूत साझेदारी का जिक्र किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अपना डीएनए भारतीय बताया। वहीं पीएम ने उनके इस वक्तव्य को सराहते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया दोस्ती का डीएनए साझा विरासत और विश्वास से बना है। Just before I made my state visit to India, I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. And we are very closely learning from the Indian Election Commission, managing so many years of peaceful transition of government in many states and in the Union of India itself. This is a remarkable achievement, and Indonesia, I myself also studied this
and follow the remarkable achievements of India. वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है, वो डीएनए साझी विरासत से बना है, वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है, वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। तो कई मौकों पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उन्हें बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े एडमायरर हैं। साथ ही उन्होंने कई मौकों पर यह भी कहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़े बदलाव हुए हैं, वो इंडोनेशिया में उन बदलावों को करना चाहते हैं, उन बदलावों को उनको अमल में लेके आना चाहते हैं। इंडोनेशिया यात्रा पर पीएम मोदी को बिंटांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपुरा से सम्मानित किया गया। ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। घर का खर्च चलाने के लिए रोहन की पढ़ाई वाली FD तोड़नी पड़ी और उसके डॉक्टर बनने का सपना भी। काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का। आज दूसरा दिन था, कई अहम मुलाकातें रहीं, साथ ही द्विपक्षीय बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच, और इसी को लेकर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इस पूरी यात्रा का विश्लेषण करेंगे। विशेष हमारा आज है भारत इंडोनेशिया प्राचीन संबंधों का नया चरण, और इसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो विशेष मेहमान, राजदूत मंजू सेठ, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, और आलोक बंसल, निदेशक इंडिया फाउंडेशन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर मंजू, आप ही के पास सबसे पहले आते हैं, और किस तरह से टेकअवेज की अगर हम बात करें, 2018 के बाद तकरीबन 8 साल का एक तरह से अंतराल रहा प्रधानमंत्री की इस यात्रा के, बिग टेकअवेज अगर आपसे जानना चाहें, क्या आपको दिखते हैं? मेरा मानना है ये बहुत एक महत्वपूर्ण विजिट, और हमने जो ऑप्टिक्स भी देखे बहुत बढ़िया थे। जो पीएम के प्लेन, हमारे प्रधानमंत्री के प्लेन को एस्कॉर्ट किया गया अराइवल, और स्पेशल वहाँ के प्रेसिडेंट खुद एयरपोर्ट पे आए उनको रिसीव करने, और जो अवार्ड दिया गया, ये सब चीज़ें जो ऑप्टिक्स है और जो सेरेमोनियल एस्पेक्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दर्शाता है। एम्बेसडर मंजू, आपको रोकना चाहेंगे और सीधे रुख करेंगे जकार्ता का, जहाँ MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय चल रही है। To assist him with this press briefing, we also have on the dais our ambassador to Indonesia, Shri Sandeep Chakravarti, as also Additional Secretary in the Ministry of External Affairs who looks after Indonesia, Shri Prashant Agarwal. With that, I hand over the floor to Secretary East to make his initial remarks on the ongoing visit. Sir, the floor is yours. Thank you. Good evening. Well, all the principal official engagements of the Prime Minister were concluded today. This included some very comprehensive and intensive discussions with His Excellency President Prabowo today morning, basically focused on how to take forward our comprehensive partnership. There was also an address to Parliament. Briefly, he also was received by the Indian community reception. That is where we are just coming back from, on which His Excellency President Prabowo made a special gesture and attended himself in person, which was a great honor for the community, for the Prime Minister, and for all of us in the delegation. Tomorrow, as you know, Prime Minister will go along with President Prabowo to inaugurate the conservation project that India and Indonesia will be collaborating on at the Prambanan Temple in Yogyakarta. About today, so much has happened that it's really quite difficult to summarize everything in one place. The day was full of friendship, emotion, apart from the hard work, a lot of bonhomie, a lot of color, a lot of energy were observed. It started, of course, with the formal ceremony at the Mardana Palace, at the Presidential Palace. But it was clear to all of us in the delegation that this was much more than just state protocol. It's difficult to describe it in its entirety, because there were the presence of young children welcoming the Prime Minister, created an ambience in that entire formal protocol setup that the Prime Minister, as he commented, goes back with really warm memories of this
I'm sorry that I cannot be more articulate because it was quite an unusual state visit welcome. And I think both the Prime Minister as well as his delegation were really overwhelmed by this warmth that was displayed by the President personally and of course by the Indonesian children who were present at that ceremony. But coming to the work part, the Prime Minister and President Prabowo had discussions both in a restricted format and in delegation levels. Some discussions also took place during the banquet lunch where they were sitting together. On the margins of these talks, several bilateral agreements have been concluded. There are so many that I'm not going to list them all out because they've been shared with you as part of the press release. Suffice it to say that since President Prabowo visited India last year during our Republic Day celebrations, to now a lot of work has happened, and the discussions today, some part of it represented a culmination of decisions that were taken in his last visit, but the focus now was on what the forward-looking agenda will be for our comprehensive partnership across all the 6 main areas that characterize our bilateral relations, starting from security and defense, maritime cooperation, the area of developing the people-to-people civilizational connect, the decision to actively share each other's development experience because we are both very large countries. Our governments are involved in development work, getting our populations who are, who are afflicted by poverty out and giving them better quality of life. So there was a lot of exchange on that. There was also discussions on how India and Indonesia could collaborate at the international level to strengthen the voice of Global South, working at the UN, working in new formats like the BRICS, which have become very important in the changing global environment. In fact, the Prime Minister described this new vision for the collaboration between India and Indonesia in a speech to the Parliament. And he invited the Indonesian parliamentarians to share in the process of what he termed as the Ganga Mahakam vision for India-Indonesia's comprehensive strategic partnership over the next 25 years, to describe the type of work that must be undertaken going forward. Coming to more specifics, the discussions on defense and security were fairly significant. As you know, we already have a fairly comprehensive defense collaboration going on, but mainly restricted to cooperation activities between our militaries. So in today's discussions, there was a focus on how we can upgrade that to include collaboration between our defense industries. As you know, Indian defense industry have acquired a fair amount of maturity and technological sophistication in certain areas, which are of interest to the Indonesian side. So there were discussions on how we could now create the framework within which our defense companies can start collaboration with each other and bring the defense industries closer to each other. In this regard, there was discussions on shipping, there were discussions on weapon systems, there were discussions on, I think for that suffices. Then we also spoke about cooperation in the missile domain. So, and expanding cooperation in this area was also discussed as part of the
collaboration between our industries. Naturally, these are commercial matters, so it's not something that's discussed in its commercial details. I know there's a considerable amount of interest on that. In the maritime cooperation domain, you will recall that when Prime Minister visited Indonesia in 2018, both countries had unveiled a shared vision on maritime cooperation. So there were discussions on taking that vision forward. The vision of 2018 actually covers all areas of maritime cooperation. So in today's discussions, there was a discussion on how we could collaborate in the area of expanding our mutual maritime domain awareness. In this regard, we are very pleased to know that the decision has been taken for Indonesia to place a liaison officer in the Indian Ocean Region Fusion Center in Gurugram in India. There was also discussions on enhancing maritime connectivity. As the Prime Minister remarked, our capitals may be separated by thousands of kilometers, but we are maritime neighbors. There's a distance of 150 kilometers between two of our islands in Andaman Nicobar and the closest island in Indonesia. There was a discussion on enhancing collaboration between our coast guards. In fact, on the sidelines of these discussions, an MOU has been signed to renew the collaboration activities between our coast guards. There was also interest expressed by the Indonesian side in the Great Nicobar Island project that India is doing, and we evinced interest. I mean, the Prime Minister evinced interest in the development of Sabang port as well. If you recall, in 2018, when the shared vision was brought out, both sides had established a joint task force. So the discussions talked about taking forward that process. Already 2 meetings have taken place, and we hope that a third meeting will take place shortly this year. The Prime Minister and the President also discussed how to expand our economic collaboration. As you know, we have set a goal for ourselves. Currently, bilateral trade is at around $25 billion, which doesn't reflect the size of our economies, the size of our markets. So discussions centered around taking forward cooperation in areas such as critical minerals, in joining our innovation ecosystems, in getting our digital infrastructure to collaborate, so that, there was a discussion on how to link our payment systems, our digital payment systems to the Indonesian payment systems. There were discussions on expanding cooperation in the pharmaceutical industry in that area. As you know, India is known as the pharmacy of the world. Indonesia has an elaborate public health system that requires high quality drugs at low prices. So this was identified as a potential area of collaboration. There were other areas like food processing. We talked about mining, critical minerals. That was the economic front. Both sides also acknowledged that this is not simply a relationship between two countries, but it is a relationship at the people-to-people level that goes back several centuries. Tomorrow's program in Prambanan Temple is part of that process to expand the people-to-people connect. In this regard, there was also discussion on expanding our links between universities. In fact, on the sidelines, an agreement seems to have been made for two of our
top-line universities to establish campuses in Indonesia. And broadly, that covers the conversations that happened today in this very intense, action-packed day. It's difficult to summarize everything that happened, actually. But what I can say is that it was an unusual summit. The Prime Minister was extremely warmly received by the President. The hospitality, the warmth, the friendship was very overwhelming. And in fact, in a surprise development, the Prime Minister was accorded the highest honor that is given, which was a great honor in recognition of the work he has been doing to strengthen our bilateral relations. तो आप देख रहे थे जकार्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा पर विदेश मंत्रालय की यह प्रेस वार्ता थी, जिसमें विदेश मंत्रालय ने बताया कि किस तरह से दूसरे दिन की तमाम मुलाकातों और उन्होंने कहा कि एक तरह से पूरा दिन व्यस्तताओं से भरा हुआ था, भावनाओं और ऊर्जा से भरा हुआ था। तमाम समझौतों का जिक्र किया। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किस तरह से सहयोग को आगे बढ़ाएंगे उस पर चर्चा हुई, जिसमें शामिल है रक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साथ ही सभ्यतागत जो जुड़ाव है उसको और किस तरह से मजबूत किया जाए, रक्षा क्षेत्र के उद्योगों के बीच में सहयोग को मजबूत किया जाए, इस पे जोर दिया गया दोनों ही नेताओं के द्वारा। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज को किस तरह से मजबूत करें और मजबूती दें, उस पर भी दोनों देशों ने विचार किया है। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान लगातार मौजूद हैं। राजदूत मंजू सेठ, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। आलोक बंसल, निदेशक इंडिया फाउंडेशन, हमारे साथ है। आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। दूसरा दिन ऊर्जा और भावनाओं से भरा रहा, और साथ ही साथ अगर समझौतों की भी बात करें, समय कम है हमारे पास, भारत को अब सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन एक तरह से रक्षा डिफेंस एक्सपोर्टर एक बड़ा बन चुका है भारत, और मजबूत डिफेंस एक्सपोर्टर है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश अब बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जिसकी तस्दीक की इंडोनेशिया ने भी, जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी है। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत इस क्षेत्र में एक बड़े रक्षा उत्पादक के रूप में उभरा है। आपने देखा, पहले फिलीपींस ने आसियान में भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल्स के लिए समझौता किया। अब इंडोनेशिया के साथ भी रक्षा क्षेत्र में हमारे कई समझौते हो रहे हैं। इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी राष्ट्र भी है। हमें ये समझना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार का दक्षिणी हिस्सा है, वहां से रोंदो आइलैंड सिर्फ 163 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक बहुत, और यहाँ पे भी एक बहुत विकास की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। अच्छी तरह से एक विकास हो रहा है। ग्रेटर निकोबार कंटेनर जो टर्मिनल है उसकी शुरुआत हो रखी है। उसमें भी दोनों देशों का आगे चलकर सहयोग आवश्यक होगा। पर फार्मा क्षेत्र में, जहां भारत दुनिया में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक हब के रूप में उभरा है, और इंडोनेशिया की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके लिए भी फार्मा क्षेत्र में हमारे ओर से काफी योगदान होगा। ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हमारा काफी बड़ा योगदान होने वाला है। दोनों ही जो है समुद्री राष्ट्र हैं, बड़ी बड़ी समुद्री सीमाएं हैं, मैरीटाइम राष्ट्र हैं, और एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और हमारा सहयोग जो है दशकों पुराना है और ये आगे और बढ़ेगा। और इसी को दर्शाते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जो कई कदम उठाए वो दिखला रहे हैं, चाहे भारतीय समुदाय में जाने का बात हो, या संसद में जो उन्होंने बोला कि मेरा डीएनए भारतीय है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल आलोक बंसल जी, और किसी एक मोर्चे पे नहीं, कई मोर्चों पर, मतलब 2 दिन की इस यात्रा में, जो कि आज दूसरा दिन है, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी किस तरह से बताया कि न सिर्फ उनका डीएनए, उन्होंने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद मेरा डीएनए भारतीय है, मेरे कैबिनेट के तमाम सदस्यों का डीएनए भारतीय है। मंजू सेठ, समय कम है, एकदम अंत में आपसे चाहूंगी कि एक सभ्यतागत संबंध रहे हैं भारत इंडोनेशिया के, लेकिन 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति के इस दौर में इन संबंधों को अब आप कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ किस तरह से अगले स्तर पर जाते हुए देख रही हैं? बिल्कुल, ऑलरेडी अग्रीमेंट्स हमने देखे हुए हैं, और ऑलरेडी बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप था, और इसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, मोबिलिटी को देखते हुए, सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए, मिनरल्स के लिए, जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं,
कोलैबोरेशन के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है और डिफेंस के लिए भी, और हमारे जैसे आपने कहा ये हमारे मैरीटाइम नेबर भी हैं, तो बहुत ज़रूरी है। और बहुत वहाँ पे किसी भी आप इंडोनेशियन से मिलिए वो बहुत पॉजिटिव है इंडिया के साथ, आम आदमी भी, जो हमारे डिप्लोमेट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन होती थी, तो ये बहुत एक ठोस एक बेसिस है हमारे रिलेशनशिप का, और आगे जाके ये और आगे बढ़ेगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं डिफेंस में बढ़ गया है, एजुकेशन में, मोबिलिटी में, एग्रीकल्चर में, फार्मास्यूटिकल में, हर बिल्कुल मंजू जी, एक ऐसे समय जिसमें भू राजनीतिक बदलावों के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे बड़े संकट मंडरा रहे हैं, उसका भी एक तरह से एक हल ढूंढते हुए भारत और इंडोनेशिया दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी एक बड़ा समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। समय कम था, लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी प्रधानमंत्री की यात्रा पर विश्लेषण के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। वाली हरी हरी मिर्च है, लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च, बरसों से जाती पड़ती मिर्च। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। छोले बने तो गोल्डी छोले, गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक व्यापक पर्यावरण सुधार अभियान का शंखनाद किया। गृह मंत्री ने 70 लाख पौधारोपण अभियान का शुभारंभ करने के साथ साथ दिल्ली वासियों को पर्यावरण अनुकूल सफर के लिए 300 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात भी दी। राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने, दिल्ली को स्वच्छ हवा और हरा भरा आवरण देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। 7 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक भव्य समारोह के दौरान मेगा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पूरी दिल्ली में रिकॉर्ड 70 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान न केवल दिल्ली के वन क्षेत्र को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में स्मॉग और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में एक मजबूत ढाल साबित होगा। हाई सिक्योरिटी प्रिजन नरेला का शिलान्यास किया गया।
स्वचालित वाहन टेस्टिंग सेंटर का लोकार्पण किया गया। 3 नवनिर्मित डेपो का लोकार्पण किया गया। 300 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन का शुभारंभ किया गया। और सबसे बड़ा जो आज के कार्यक्रम की आत्मा है, हमने रीच का पुनर्जीवन करने का, फिर से एक बार रीच को हरी करने का कार्यक्रम आज शुरू किया है। इस कार्यक्रम का दूसरा सबसे बड़ा कदम दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 300 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों का शामिल होना है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये बसें न केवल यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाएंगी, बल्कि शून्य उत्सर्जन के साथ दिल्ली की हवा को साफ करने में भी बड़ी भूमिका निभाएंगी। इस पर्यावरण को संरक्षित करने का 70 लाख पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने के अभियान का शुरुआत होना हमारे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक है। केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता। केंद्र और दिल्ली सरकार का ये दोहरा प्रयास एक तरफ पौधों के जरिए ग्रीन कवर बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देगा। केंद्र और दिल्ली सरकार के ये प्रयास आने वाले दिनों में दिल्ली की हवा को सुधारने में मील का पत्थर साबित होंगे। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले स्वाद सिर्फ चमकी चाट। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका पोनी बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका पोनी मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका पोनी आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका पोनी ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए पोनी उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अब देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ती दिख रही है। 3 आरोपी पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ से नए सुराग मिलने की बात सामने आ रही है। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साफ कर दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, जबकि पूर्व महासचिव चंपत राय ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए राम भक्तों के नाम एक पत्र जारी किया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या पुलिस को इस मामले के 3 आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की 1 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। हालांकि पुलिस ने अदालत से 7 दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। अब जेल में पूछताछ के दौरान मिले अहम सुरागों के आधार पर पुलिस आगे की जाँच को आगे बढ़ाएगी। न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतःकरण पर की है। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में कहा कि मामले में दोषियों को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राम मंदिर से जुड़ी 2800 से अधिक वस्तुएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। 2800 से अधिक वस्तुएं जिनमें आभूषण है, मूर्तियां हैं, उपहार की अनेक चीजें हैं, ये ग्रंथ और ये काकभूषण जैसे हैं, ऐसी 2800 से अधिक वस्तुएं हैं, उनको सुरक्षित रखा गया है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने ये भी बताया कि इस घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का फैसला किया है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की संभावना न रहे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से त्याग पत्र दे चुके चंपत राय का एक पत्र सामने आया है। खुद पर लग रहे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और अनर्गल बताते हुए उन्होंने राम भक्तों के नाम एक संदेश जारी किया है। पिछले 7 जून 2026 से श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के दान पात्र की गणना के समय की गई चोरी के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चा चल रही है। व्यक्तिगत मेरे ऊपर अनेकों ने अनर्गल आरोप लगाए हैं। मैंने मौन धारण कर लिया है। मंदिर ट्रस्ट 6 जुलाई को संपन्न बैठक में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी है। यद्यपि ये परम गोपनीय थी, आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि एसआईटी के अंतिम रिपोर्ट आने के बाद फैलाए जा रहे सभी बिंदुओं पर अपना उत्तर क्रमानुसार दूंगा। सभी सत्य सामने आ जाएगा। मैं वर्ष अक्टूबर 1991 से अयोध्या में भेजा गया संगठन द्वारा। मेरा प्रचारक जीवन 45 वर्ष से जहां जहां मैं रहा खुली पुस्तक के समान है। सभी को आदर पूर्वक नमन। एसआईटी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर ही रही है। वहीं चंपत राय ने भी जल्द ही सत्य सामने लाने की बात कह दी है। विकास सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें बाकी हैं, देखते रहिए डीडी न्यूज। मसाला ओए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। चाबी? दुकान की चाबी। पापा, बाइक की। और घर की चाबी। ऊपर से KYC पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती? एक चाबी है, CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और देश भर में मानसून के सक्रिय होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना कर दिया। हालांकि भारी बारिश के चलते कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देश के पहाड़ी और तटीय इलाकों में भी मानसून के बाद हालात तेजी से बदल गए हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट बदलते मौसम पर और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मानसून के सक्रिय होने से देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज भी बदल चुका है। उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में मानसून ने उमस और गर्मी से राहत दिलाई है। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मानसूनी बारिश का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात, केरलम, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी तट के इलाकों में देखने को मिल रहा है। इन राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। केरलम के वायनाड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हो गया। ये घटना कल्लाडी सुरंग परियोजना स्थल के पास हुई। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के लापता होने की आशंका है। घटना के बाद एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भूस्खलन कल्लाडी में मीनाक्षी ब्रिज के पास हुआ, जहां मलप्पुरम और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली सुरंग परियोजना का काम चल रहा है। भूस्खलन की घटना के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वायनाड समेत पड़ोसी जिले कोझिकोड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं केरलम के मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्से भी भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हैं। महज 24 घंटे में रिकॉर्ड 600 मिलीमीटर बारिश के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटना दर्ज की गई है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिन से रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित है। मॉनसूनी बारिश ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सेवाओं को भी प्रभावित किया है। पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेन सेवाएं तय सीमा से 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है, जबकि मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही है। देश के पहाड़ी राज्य भी भारी बारिश का प्रकोप झेलने पर मजबूर हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है। किश्तवाड़ में क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास बादल फटने से कई रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ, जिससे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग ठप हो गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास नरैण में बादल फटने से इतनी भीषण बाढ़ आई कि एक पैदल पुल और शमशान घाट बह गया। साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से कुल्लू मनाली में नदियां और नाले उफान पर हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और दूसरी जोखिम वाली जगहों से दूर रहने के लिए कहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण राजस्थान के कई इलाकों में भी भारी बारिश हुई। राजस्थान में सर्वाधिक 91 मिलीमीटर बारिश जालौर जिले के जसवंतपुरा में दर्ज की गई। भारी बारिश के बाद अजमेर की सड़कों पर पानी भर गया। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश के बाद नेत्रावती, फाल्गुनी और कुमारधारा नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के कई तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। मंगलवार का दिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरा रहा। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तरी दिल्ली के कुछ जगहों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। इन इलाकों में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान, बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे गोल्डी मसाले। लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,